को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे आज, ये सब कुछ होने के बाद में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या स्टार्ट करें आप लोग मुझे बता देना, सॉलिड पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम पे हम लोग जाएं? इक्विलिब्रियम सर। क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ, हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कुछ चीजें हम लोग थोड़ा बहुत आज हम लोग गैसियस का बचा हुआ पार्ट है, छोटा सा बचा हुआ, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बट एक टर्म जो बचा हुआ दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, लोग जानते हैं इसके बारे में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इसको हम लोग कैसा क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है इट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन आइडियल गैस, अपॉन आइडियल गैस, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, रियल गैस एंड आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसका हम लोग रेशियो निकाले, तो उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। दैट इज वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है ना। सिंपल सा टर्म होता है। वी रियल अपॉन वी आइडियल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज जेड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में? अभी सोचो कि हम लोगों के पास में मान लो कोई भी एक गैस है, इस कंटेनर में हम लोगों ने कोई गैस लिया। अगर वो गैस किसी भी कंडीशन पे, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में क्या आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा इतना कुछ, है ना। आइडियल गैस है उसका कुछ वॉल्यूम मान लेते हैं वी। किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो गैस जितना उसको ऑक्यूपाई करना चाहिए वॉल्यूम उससे कम ऑक्यूपाई करे, इतना कुछ ऑक्यूपाई करे। ऐसा हो सकता है ना कि वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर वो कोई भी गैस है, अगर वो बिहेव करता है रियल गैस की तरह, तो ऐसा हो सकता है कि वो जितना वॉल्यूम उसका आइडियल गैस का होता है उससे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना। एक कंडीशन ये भी है कि वो गैस जो होगा बेटा वो उससे ज्यादा वॉल्यूम, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो गैस होगा वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसी सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये कब क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा तुम लोगों के साथ में भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कब गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो लेस देन 1 होता है और कब ग्रेटर देन 1 होता है ना। वो बहुत आसान सी चीजें हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। दोनों चीजें हो सकता है कि जो रियल गैस होगा वो कम वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकता है और वो ज्यादा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है ना। अगर उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे देखो ये रियल गैस था, रियल गैस ने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो जेड जो आएगा वो कैसा आएगा? ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। जेड जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, छोटा आएगा ना इसके केस में। क्यों आएगा बेटा? आप लोग करोगे वी रियल अपॉन वी आइडियल, डिवाइड करोगे ना, ऐसा कुछ। रियल कम है आइडियल ज्यादा है, तो जेड कैसा आएगा? लेस देन 1। इस वाले केस में जेड निकालोगे दैट विल बी ग्रेटर देन 1, है ना। यहाँ पे जेड जो निकालोगे वो कैसा होगा? वी रियल अपॉन वी आइडियल करोगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर हम लोग यहाँ से एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जेड जो होता है वो 1 से छोटा होता है तो जो गैस होता है वो कैसा होता है बेटा? दैट इज मोर कंप्रेसिबल। गैस कैसा रहेगा? दैट इज मोर कंप्रेसिबल। अगर जेड ग्रेटर देन 1 होता है तो गैस कैसा होता है बेटा? इट इज लेस कंप्रेसिबल। इट इज क्लियर, ठीक है ना। गैस कैसा होता है? किसी कंडीशन में मोर कंप्रेसिबल भी हो सकता है और किसी कंडीशन में लेस कंप्रेसिबल हो सकता है। मोर कंप्रेसिबल होने का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे या रिपल्सिव फोर्स? सोच के बताओ थोड़ा। अट्रैक्टिव होने का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे इन सच केस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। अगर गैस कैसा है? लेस कंप्रेसिबल, तो इन सच केस रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स जो होंगे वो डोमिनेंट रहेंगे। क्लियर आप लोगों को सभी को? ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना कि कब अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट रहेंगे और कब रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है। बट हम लोग जो निकाल रहे हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम वो एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकाल रहे हैं, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो भी रेशियो हम लोगों के पास में निकल के आएगा उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलेंगे। देखो आपको पता है कि पीवी
इज इक्वल टू क्या होता है, पी आइडियल इंटू वी आइडियल इज इक्वल टू आर टी होता है, हाँ या ना। Yes, sir. तो बेटा यहाँ से आप लोग निकालो वी आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आर टी अपॉन पी, ठीक है। तो जेड वैसे होता क्या है, जेड इज वी रियल अपॉन वी आइडियल, तो वी आइडियल की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ से उठा के, ये जो वी रियल अपॉन आर टी अपॉन पी, ठीक है ना। पी कौन सा बेटा, ये आइडियल है, तो अक्षर में जेड जो हो गया वो क्या हो गया, पी रियल। चलो मैं पहले इसको पी आइडियल लिख सकता हूँ, पी आइडियल वी रियल अपॉन आर टी। यस और नो, पहले इतना बताओ, सभी को समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ सब। यस सर। पी आइडियल को पी रियल वी रियल अपॉन आर टी लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, अर्जुन कोई दिक्कत तो नहीं ना ऐसा लिखने में, No, sir. या कोई दिक्कत है। तो क्या किया सर लास्ट स्टेप? बेटा आइडियल वाले को मैं यहाँ रियल लिख दिया हूँ, ऐसा क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि हम लोग जो रेशियो ले रहे हैं वो सेम प्रेशर पे ले रहे हैं ना बेटा। मैं डेफिनेशन में जो बोल रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर का प्रेशर का सेम कंडीशन ना, तो प्रेशर जो Yes, मैं sir. आइडियल दूंगा वो रियल गैस के लिए भी लेके चलेगा ना सेम, इसलिए मैंने उठा के वहां रख दिया है, पर समझ गए कुछ ना। करेक्शन तो आएगा ही ना, जैसे आइडियल रियल के अंदर कुछ करेक्शन तो होगा ही प्रेशर का, चाहे हम सेम प्रेशर और वो ले लें। क्या बोलो बेटा, एक बार फिर से बोलो। सर जैसे रियल गैस का कुछ वो तो होगा ही ना, जैसे ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, चाहे हम कितना ही प्रेशर सेम ले ले वो तो होगा ही, तो अलग तो आएगा ही। नहीं बेटा प्रेशर सेम हो सकता है ना, मैं बोल रहा हूँ रियल गैस का आइडियल गैस का प्रेशर सेम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। हो सकता है ना। क्यों हो सकता है, क्योंकि ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को कुछ कंडीशंस में हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीनाक्षी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते तब हैं neglect होगा ना, जब हम टेम्परेचर हाई लेंगे तो सेम टेम्परेचर पे तो होगा ही नहीं वो। बेटा दोनों के लिए टेम्परेचर हम लोग हाई ले लिए, क्या फर्क पड़ता है उससे, मान कंडीशन तो यही है ना, में लो जो प्रेशर हाई प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन क्या होता है वो मैं डिफाइन करूंगा अभी, हाई प्रेशर का कंडीशन क्या होता है वो डिफाइन करूंगा, उससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी 1 मिनट और वेट कर लो उस चीज के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ये बताओ बस, तो मैं लिख रहा हूँ सारी कहानी क्लियर है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जेड अगर लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, वो कौन सी कंडीशंस में कैसे कैसे रहेगा उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा एक सिंपल सोचो कि अगर हम लोगों के पास में प्रेशर को हम लोग लिख रहे हैं ना बेटा सेम, लो प्रेशर रेंज की बात करते हैं हम लोग, तो कैसा है, कम है, ठीक है ना। लो प्रेशर रेंज में हम बोल सकते हैं ना कि लो प्रेशर रेंज में किसको नेग्लेक्ट करते थे, पहले ये बताओ। लो प्रेशर रेंज में क्या ऐसी चीज है जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो प्रेशर में नेग्लेक्ट करते थे कि हाई प्रेशर में, लो प्रेशर पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। लो प्रेशर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट करते थे नहीं, एनबी को नेग्लेक्ट करते थे क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो होता था वो बहुत हाई, मतलब लाइक वो हाई हो जाता था। ऐसे ही होता था ना। हम लोग किसको नेग्लेक्ट करते थे, एनबी को नेग्लेक्ट करते थे, ऐसे ना। अरे Yes, sir. ना, Yes, sir. तो हम लोग लिखते थे ना कि अगर 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन आप लोग लिखोगे, चलो 1 मोल गैस के लिए ये एनआरटी होता था, अगर 1 मोल गैस के लिए भी इक्वेशन को आप लोग लिखोगे तो कैसे लिखते थे, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वेयर वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसमें हम लोग किसको हटा सकते थे, बी को हटा सकते थे आसानी से लो प्रेशर रेंज में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप लोगों ने हटा दिया तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इसको इंटू कर लो बेटा अंदर, तो आपको मिलेगा पीवी प्लस आगे बताओ ए अपॉन वी एम विल बी इक्वल टू आर टी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। यस सर। थोड़ा अगर आर टी से डिवाइड कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन आर टी वी एम,
इज इक्वल टू 1, थोड़ा पीवी अपॉन आरटी विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आरटी वीएम, ऐसे ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इट इज क्लियर? पीवी अपॉन आरटी क्या होता है मुझे ये बताना बेटा, ये क्या होता है? N. N होता है। पीवी अपॉन आरटी इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ना? यस और नो? यस सर। थोड़ा पीवी अपॉन आरटी की जगह मैं जेड लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन आरटी वीएम। तो जेड जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1 आएगा, ये बताओ पहले मुझे। सर लेस देन 1। जेड कैसा आएगा? हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो जो गैस होगा वो कैसा होगा बेटा? दैट विल बी मोर कंप्रेसिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लो प्रेशर रेंज हम लोग कौन सा रेंज मानेंगे बेटा? जो प्रेशर होगा इट इज लेस देन कितना? 1000 एटीएम। अगर प्रेशर 1000 एटीएम से छोटा है तो उसको लो प्रेशर रेंज मानते हैं। और उस लो प्रेशर रेंज में गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है जेड कैसा आता है? हमेशा लेस देन 1 आता है। गैस कैसा होगा? मोर कंप्रेसिबल बोला जाएगा। मोर कंप्रेसिबल बोलने का मतलब क्या होगा? उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके अंदर कौन सा होता है? अट्रैक्टिव जो फोर्सेज होते हैं वो डोमिनेंट रहते हैं। अब ये बताओ कि ए का वैल्यू बढ़ने से जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो कंप्रेसिबल का मोड हो वैल्यू जाएगी। बढ़ेगा तो जेड कैसा होगा बेटा? बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा। जेड का वैल्यू कम होता है, ठीक है ना? तो जिस गैस के लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा यानी जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उतना छोटा मिलने वाला होगा। ये सब कुछ नोट कर लिया आप लोगों ने, पूरा कहानी जो लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है। अब दूसरा टर्म सुनो बेटा, अगर हम लोग बातें करें हाई प्रेशर रेंज की, अगर हम लोग बात करें हाई प्रेशर रेंज की बेटा, तो हाई प्रेशर रेंज में क्या होगा ये बताओ? एट हाई प्रेशर कब मानेंगे? प्रेशर कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन 1000 एटीएम। 1000 से ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर रेंज हो गया। इक्वेशन था P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस है ना? इसमें से हम लोग किस चीज को हटा सकते हैं? ये वाली चीज नेग्लेक्ट की जा सकती है, ए अपॉन वी एम स्क्वायर। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? कल ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो इक्वेशन कैसा बनेगा? P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। वीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। पूरे में बेटा आर टी से डिवाइड कर दे तो हम लोगों को मिलेगा पी वी एम अपॉन आर टी माइनस का पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1। तो पी वी एम अपॉन आर टी बेटा ये क्या है? दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस पीबी अपॉन आरटी। 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। समझ गए ना? तो इसमें जेड जो आएगा वो कैसा आएगा? यहाँ पे जेड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। यस। Yes, sir. गैस कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी लेस कंप्रेसिबल। और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। और बेटा यहाँ पे कैसा होता है? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। बी का वैल्यू से जेड पे कैसे फर्क पड़ने वाला है? बी का वैल्यू बढ़ेगा, जेड कैसा होगा बेटा? जेड उस गैस के लिए कैसा होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर प्रेशर 0 हो जाए, प्रेशर कैसा हो जाए? प्रेशर हो जाए 0 तो जेड कितना हो जाएगा? 1. प्रेशर अगर 0 हो जाएगा जेड कितना हो जाएगा बेटा? 1। सभी को समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। कि प्रेशर टेंड्स टू 0 जेड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया होगा प्रेशर के साथ में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सब लोगों ने किया है इसको ड्रॉ कि नहीं किया? तो सभी ने इसको ड्रॉ किया है कि नहीं?
यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट है जहाँ पे जेड का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। अब ठीक से सुनना और समझना बेटा सब लोग, ये मान लेते हैं कि ये जो रेंज है वो लो प्रेशर रेंज है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से आता है क्या लो प्रेशर रेंज और उसके आगे क्या होगा बेटा, उसके आगे होगा हाई प्रेशर रेंज। ये कौन सा प्रेशर है बेटा, ये लो प्रेशर, और ये कौन सा रेंज है, हाई प्रेशर। अब पहले तो ये बताओ कि जेड का ग्राफ प्रेशर के रेस्पेक्ट में स्टार्ट कहां से होगा, वेयर टू स्टार्ट दिस, कहां से स्टार्ट करें, जो ये खुशबू कहां से स्टार्ट करें बेटा इसको, सर 1 इंटरसेप्ट से। 1 से स्टार्ट करें। आप सोच के देखो प्रेशर अगर 0 होगा तो जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 1 होगा। प्रेशर अगर 0 होगा तो जेड का वैल्यू 1 होगा, तो यहीं से स्टार्ट होगा ना बेटा 1 से। लो माइनस प्रेशर रेंज में लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा, लो प्रेशर रेंज में लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन 1, सोच के बताओ जल्दी से, लो प्रेशर रेंज में कैसा होगा वैल्यू, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। देखो लो प्रेशर रेंज में कैसा होता है, जेड का वैल्यू लेस देन 1 होता है, यस सर, हाई प्रेशर रेंज में कैसा होता है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। तो लो प्रेशर रेंज में लेस देन 1 होने का मतलब क्या होगा, ग्राफ पहले नीचे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद में ऊपर की तरफ जाएगा। ये दिस क्लियर। यस सर। मैंने एक और कोई गैस ए के लिए बनाया, तो मैंने दूसरे गैस के लिए बनाया ऐसा कुछ, देखो दूसरे गैस के लिए ग्राफ ऐसा कुछ आया बी, ये गैस ए गैस बी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिस क्लियर। मुझे पहले तो ये बताओ कि गैस ए और गैस बी में किसका ए वैल्यू ज्यादा है, ए का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा, ए का वैल्यू बेटा, ए का वैल्यू पता करने के लिए देखो जेड का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखो जेड का वैल्यू किसके लिए कम है, बी के लिए, जिसके लिए जेड का वैल्यू कम होगा उसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा ना। तो हाँ सर बी का ए ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं, गैस बी का ए ज्यादा है, गैस ए का ए छोटा होगा, ये दिस क्लियर। ये बात की ना कि ए का वैल्यू बढ़ेगा तो जेड का वैल्यू कैसे होगा, कम होगा, जिसका जेड कम उसका ए ज्यादा। अरे हाँ या ना, मैं पूछूं मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा बी का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा, बी का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा, सर जिसका जेड ज्यादा होगा उसका बी ज्यादा होगा। बी होगा, वो सॉरी ए का होगा। ए का ज्यादा होगा। चलो उसको ठीक से सुनना समझना, ठीक है ना। देखो आप लोगों के पास में ये वाला आपको एक ग्राफ इक्वेशन दिख रहा है, जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पीवी अपॉन आरटी, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख। इस ग्राफ से मुझे तो डी जेड अपॉन डीपी क्या बताएगा इस ग्राफ में, डी जेड अपॉन डीपी क्या बताएगा, जेड वर्सेस ग्राफ में स्लोप बताएगा ना, डी वाई ओवर डी एक्स है कि नहीं है ये, यस सर। और डी वाई ओवर डी एक्स क्या बताता है, स्लोप। ये स्लोप बताएगा कि नहीं बताएगा डी जेड अपॉन डीपी, अरे हाँ या ना, यस सर। लोग शर्मा रहे हो बोलने में। नो सर। बेटा बताओ डी जेड अपॉन डीपी क्या होगा इधर, स्लोप। इधर इसको बेटा डिफरेंट डी जेड अपॉन डीपी निकालो, इससे डी जेड अपॉन डीपी क्या आएगा, 1 का हो जाएगा बेटे 0, पीवी अपॉन आरटी का क्या हो जाएगा बेटा, बी अपॉन आरटी। इसको आप लोग डिफरेंशिएट करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डी जेड अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू बी अपॉन आरटी, यस सर नो सर, यस सर। लिख सकते हैं, इस ऐसे लिखेंगे तो बेटा जिसका बी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, यस सर नो। यस सर। तो कौन से वाले गैस के लिए स्लोप ज्यादा है, ए और बी, सर ए के लिए। ए। स्लोप कौन से वाले गैस के लिए ज्यादा है बेटा, स्लोप निकालोगे तो बी के लिए ज्यादा मिलेगा ना। सर पर बी तो ए का ज्यादा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ज्यादा होगा तो क्या बी ज्यादा नहीं हो सकता उसका, वो तो हाई प्रेशर रेंज में बी देखेंगे, लो प्रेशर रेंज में ए देखेंगे,
समझ आ रहा है कि नहीं? बी आपको बी को जाके आप कहाँ चेक कर सकते हैं? कंफ्यूजन हो रहा है सर। समझा रहा हूँ बेटा। देखो यहां तक कि इस रेंज में, इस रेड से इधर वाली रेंज में ना, क्या बी का कुछ मतलब है? नहीं सर। बी नेग्लिजिबल है। हटाए थे ना बी को, हाँ सर। तो बी आप कहाँ चेक करेंगे? इधर आके ना। हाँ सर। तो यहाँ देखो किसका स्लोप ज्यादा? बी बी का। का। बी का ज्यादा ना। हम्म। आप क्या इस रेंज में, ये वाली रेंज में क्या आप लोग बी को चेक कर सकते थे? नहीं। नहीं कर सकते थे। क्या इस वाली रेंज में आप लोग ए को चेक कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। सबको आप लोग अलग अलग चेक करना पड़ेगा। आपको बी को अलग जगह पे जाके चेक करना पड़ेगा, ए को अलग जगह पे जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक समझ है आया सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना? तो बी कौन से वाले गैस का ज्यादा होगा? बी गैस के लिए बी ज्यादा है, और बी गैस के लिए ए भी ज्यादा था। हाँ सर। ठीक है ना? मैं बता रहा थोड़ा सा उस चीज को लेके कंफ्यूजन में नहीं आना, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग जगह पे काम आती है। ए अलग जगह पे और बी अलग जगह पे, दोनों को एक साथ हम लोग कैलकुलेट करने की बात नहीं करते। लो प्रेशर रेंज में बी काम नहीं करता, हाई प्रेशर रेंज में ए काम नहीं करता, ए नेग्लिजिबल होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और सुनो कि दो गैसेज ऐसे होते हैं जिनका जो जेड होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कैसा होता है बेटा? हमेशा ग्रेटर एक देन से ज्यादा होते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो उसका जेड 1 होगा। उसके बाद में उनका बेटा कैसा होता है? जेड होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दोज आर हीलियम एंड हाइड्रोजन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हीलियम एंड हाइड्रोजन का जो जेड होता है वो हमेशा कैसा होता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, दे आर वेरी स्मॉल साइज गैसेज। इनका साइज कैसा होता है बेटा? वेरी स्मॉल। तो इनके केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं दे आर ऑलवेज नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इनके केस में इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से इनके केस में अट्रैक्टिव फोर्सेज हमेशा कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना? इतना ही है मेरे ख्याल से गैसियस में नीड के लिए। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है ना यहाँ तक? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह वगैरह कैसे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, है ना? इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ लेते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, तो केमिकल हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर आयोनिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग मुझे बताओ कि आपने कुछ चीजें शायद आपको आती भी होंगी, कुछ नहीं भी आती होंगी। हम लोग इक्विलिब्रियम की अगर बातें करें तो बेटा इक्विलिब्रियम में करना क्या है वो थोड़ा सा ठीक से सुनो। रिएक्शन आप लोग सही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े सर। कितने तरीके का पढ़े? एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। ठीक है ना? सब लोगों ने सुना है दो तरीके के रिएक्शन के बारे में बेटा। रिवर्सिबल क्या होता है वो भी सबको पता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट वापस। ठीक है ना? इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट देगा, लेकिन वापस प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट नहीं देता है। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में पूरे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, सिर्फ उन रिएक्शंस का स्टडी करेंगे जो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में जाता है और प्रोडक्ट जो होता है वो वापस रिएक्टेंट कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो वापस हम लोगों को रिएक्टेंट कन्वर्ट करके देते हैं। तो उन रिएक्शंस को हम लोग इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम को बेटा दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयोनिक। केमिकल और आयोनिक, वैसे एक फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, लेकिन फिजिकल को अलग से पढ़ाने का मुझे लगता नहीं कोई जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशंस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते ही हैं, है ना? एक्चुअल में केमिकल जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो उसी में डील होता है ना? बॉइल करना, मेल्ट करना, है ना, सॉल्यूशन बनना, वो सारी चीजें उसी में डील हो जाएगा। ठीक है ना? तो केमिकल और आयोनिक, पहले हम लोग केमिकल को स्टडी करेंगे, फिर हम लोग आयोनिक की तरफ बढ़ेंगे।
बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज नोन एज रेट। तो रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग बताएंगे मुझे बेटा रेट होता क्या है? अगर डिफाइन करें तो बहुत आसान तरीके से सब लोग कर सकते हैं रेट को डिफाइन। चेंज इन मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? Change in concentration per unit time. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और भी तरीके से बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मोल यू कैन डिफाइन इन रेस्पेक्ट टू प्रेशर, है ना, पर यूनिट टाइम। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं ना, पर यूनिट टाइम। तो रेट जो होता है बेटा वो क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा रेट हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। रेट को पढ़ने के लिए एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन भी क्या करता है? रेट को डिफाइन करता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट जो होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate is directly proportional to the product of activity. It is directly proportional to the product of activity of reactants. Product of activity of reactants. इस एक्टिविटी को आप लोग चाहे तो एक्टिव मास भी लिख सकते हो। Product of activity or active masses of reactants, each raised with their stoichiometric coefficient। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? each raised with their stoichiometric coefficient, ठीक है ना। मान लो मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, a moles of A plus B moles of B giving you C moles of C plus D moles of D। ये मान लेते बैकवर्ड रिएक्शन है, मतलब क्या है? रिवर्सिबल। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, वापस आ सकते हैं। इस रिएक्शन का अगर आपको रेट डिफाइन करना पड़े तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और एक्टिव मासेस, यानी एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी। मान लेते हैं एक्टिविटी क्या है, मान लेते हैं एक्टिविटी या एक्टिव मास हम लोग जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है? ए है। तो एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये हो गया बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं बोला रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? आप लोग बोलेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी इनटू एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी। इट इज क्लियर, ठीक है ना बेटा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू केएफ एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए इनटू एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी। ऐसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू केबी एक्टिविटी ऑफ सी टू द पावर सी इनटू एक्टिविटी ऑफ डी टू द पावर डी। बट यहाँ पे केएफ जो और केबी जो है, केएफ एंड केबी बोथ क्या है बेटा? बोथ आर रेट कांस्टेंट। दोनों ही क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है। बोथ केएफ एंड केबी आर रेट कांस्टेंट्स। दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एंड डिपेंड्स, कोई बताएगा किस पे डिपेंड करता है? जो ये खुशबू किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट। और आपको रेट कांस्टेंट चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं अर्जुन? Concentration. टेम्परेचर। It depends only on temperature. इसके अलावा किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना।
रेट कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अलावा किसी भी दूसरे फैक्टर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। अगर आपको रेट कांस्टेंट को चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लोग रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को ठीक ठाक से मेंशन करके आप लोग रख लेना, ठीक है ना। फिर जो रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो क्या है, टेम्परेचर। अब और इसके अलावा कोई फैक्टर को चेंज करके रेट कांस्टेंट को चेंज नहीं करा सकते, ठीक है बेटा। अब मैं बात कर लेता हूं पहले कि जो एक्टिविटी जिसको मैं लिख रहा हूं या फिर जिसको मैं एक्टिव मास लिख रहा हूं वो क्या है। हम लोग अभी कुछ बात कर रहे थे बेटा एक्टिविटी और एक्टिव मास की, तो एक्टिविटी और एक्टिव मास है क्या, व्हाट इज दैट एक्टिविटी और एक्टिव मास, ठीक है। तो इसको ठीक से सुनना समझना आप लोग, एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है ना। एक्टिविटी अगर मैं बात करूं किसी भी गैस के लिए, अगर मेरे पास में कोई भी एक आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का जो एक्टिविटी होता है उसका पार्शियल प्रेशर होता है, क्या होता है, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं। एक्टिविटी ऑफ एनी आइडियल गैस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। आइडियल गैस का एक्टिविटी क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर। अगर मेरे पास में कोई भी एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का बेटा क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब आप लोग बोल सकते हो उसका मोलारिटी, ठीक है ना। एक बात और समझना कि एक्चुअली जो हम लोग लिखते हैं ना एक्टिविटी को, एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का एक्टिविटी जो होता है दैट इज मोलालिटी, क्या होता है बेटा, मोलालिटी। मोलालिटी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मोलारिटी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसमें हम लोग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, dilute, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, इस वजह से हम लोग मोलारिटी लिख देते हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है, मोलालिटी जो होता है वो एक्टिविटी होता है, एक्टिव मास होता है किसी भी सॉल्यूशन का। समझ रहे हैं आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो इस चैप्टर हम लोग एक्चुअल में डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही पढ़ने वाले हैं, इस वजह से मैंने इसको क्या लिख दिया, स्मॉल m को कैपिटल M के इक्वल लिख दिया, ठीक है। अगर मेरे पास में बेटा कोई भी प्योर लिक्विड है या फिर मेरे पास में क्या है, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड है, उसका एक्टिविटी कितना होता है, उसका एक्टिविटी होता है 1, ठीक है ना। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का एक्टिविटी हम लोग 1 लेते हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन होगा तो इसका एक्टिविटी क्या लेंगे, उसका कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी। अगर आप लोगों के पास में कोई भी एक रियल आइडियल गैस है तो उसका एक्टिविटी क्या होता है, उसका पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। ये इज क्लियर, इसको कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक कुछ समझने में। जैसे ऊपर वाला रिएक्शन में लिख रहा था आप लोगों के सामने अभी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज KF एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A B टू द पावर B, ठीक है ना। सिंपल मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। मतलब मेरे पास में कोई भी रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। अगर ये पूरा रिएक्शन कौन से वाले फेस में, मान लो गैसियस फेस में, ठीक है ना। तो हम लोग रेट जो लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू KF एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखते हैं हम लोग KB एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C इनटू एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये सब कुछ गैसियस फेस में होता, अगर सब कुछ किस में होता, गैसियस फेस में, और लोग लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू KF पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर सकते थे हम लोग गैसियस फेस में, विद पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। अगर सब कुछ गैसियस फेस में है तो एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस विद पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू KB पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, ऐसा लिख सकते थे। अगर ये सब कुछ चल रहा होता सॉल्यूशन के अंदर
अगर ये सब कुछ चल रहा होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. Rate of backward reaction will be equals to KB concentration of C to the power C into concentration of D to the power D. ऐसा लिख सकते थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? Yes. ठीक है ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना आसानी से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों चीजों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रेट आप लोगों को लिखना समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे रेट को। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सेम रेट में चेंज हो रहा है। बिल्कुल। बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? वो कंडीशन जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बताओ, रेट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रेट कौन सा वाले फैक्टर पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना, देखो है ना। अगर लो रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो, रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके लिए बेटा? रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ज्यादा होता है तो रेट भी ज्यादा होगा, ऐसे होगा ना? Yes, अरे sir. हाँ या ना? जैसे रेट कैसा होगा, कम होता जाएगा ना, ऐसा कुछ आएगा ग्राफ के नहीं आएगा? Yes, sir. अगर यही ग्राफ हम लोग प्रोडक्ट के लिए बनाए होते तो ऐसा मिलता कुछ, रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन 0 था, ऐसा कुछ आता ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाता। ठीक है ना। रिएक्शन कैसा होता है बेटा? रिवर्सिबल होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर हम रेट की बात करें, रेट की बात करें टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हम लोगों के पास में है रिएक्टेंट और यहाँ पे होगा हम लोगों के पास है प्रोडक्ट 0 पे। ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो कम होता जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे दोनों का रेट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रिएक्टेंट का रेट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। दोनों का रेट कैसा होगा, एक टाइम पे सेम हो गया। जिस टाइम पे दोनों का रेट सेम हो जाएगा उस टाइम पे बेटा रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा। लेकिन दोनों में कैसा होगा बेटा, विद सेम रेट। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन क्या करेगा बेटा, सेम रेट से चलना स्टार्ट कर देगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद में ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा और ना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाने के बाद में ना तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आता है और ना ही प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज आता है। ठीक है ना बेटा। ये पॉइंट को लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, ये आ गई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये आ गया इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम आ गया मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्डेशन किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गया। ठीक है ना। अगर ऊपर वाले रिएक्शन में ही, इस रिएक्शन में मैं दोनों रेट को अगर इक्वल करूंगा तो क्या होगा? अगर इस रिएक्शन में मैं क्या बोलूं, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन किसके इक्वल है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है, तो क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल रख देंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, KF एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है बेटा, KB एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C इंटू एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D। ऐसे होगा ना बेटा। समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. अभी हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि KF अपॉन KB क्या होगा, यहाँ से KF अपॉन KB will be equals to activity of C to the power C into activity of D to the power D upon activity of A to the power A into activity of B to the power B। KF अपॉन KB, KF कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है,
कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट से डिवाइड करोगे एक नया कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्टिविटी ऑफ c to the power c into एक्टिविटी ऑफ d to the power d अपॉन, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज्ड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज्ड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को समझने में? एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज्ड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में? सब कुछ क्लियर हो रहा है? देखो बेटा, अगर आप लोग इस एक्टिविटी को, अब के इक्विलिब्रियम पहले बताओ किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? क्या एक्टिविटी को चेंज करने से चेंज होगा? ये किसका रेशियो है? ये किसका रेशियो है बेटा? ये रेशियो किसका? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड ऑफ बैकवर्ड। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। ये भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। अब इस एक्टिविटी को आप लोग कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस एक्टिविटी को आप लोग कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना सब लोग, ठीक है ना। एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन। अगर एक्टिविटी को कंसंट्रेशन से रिप्लेस करोगे तो कैसा दिखेगा इक्वेशन हम लोगों के पास में? सर एक रिएक्शन हो रही है, उसके लिए के इक्विलिब्रियम तो सेम ही होगा ना, चाहे हम टेम्परेचर बढ़ा लें। टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा बेटा। सर चेंज थोड़ी होगा, बस ये होगा कि वो पहले मतलब जल्दी पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, पर के इक्विलिब्रियम तो सेम होगा। टेम्परेचर को चेंज करने से के इक्विलिब्रियम चेंज कर जाएगा, बाकी किसी फैक्टर को चेंज करने से के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब वो कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा वो मैं बताऊंगा, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, ठीक है ना। वो दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन कंसंट्रेशन, प्रेशर, आप लोग इनर्ट गैस ऐड करेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो उससे के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मीनाक्षी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। इसके अलावा किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होता है, क्योंकि तुम लोगों ने अरेनियस का इक्वेशन पढ़ा हुआ है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। अरेनियस इक्वेशन पढ़े ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। रेट कांस्टेंट चेंज हो गया मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो गया, है ना। तो कंसंट्रेशन से अगर इसको रिप्लेस करोगे बेटा तो हम लोग बोलेंगे के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं उस टाइम पे? केसी, ठीक है ना। केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोग चाहे तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते थे? यू कुड रिप्लेस इट विद प्रेशर। आप लोग इसको प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते थे। अगर प्रेशर से रिप्लेस करोगे तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? केपी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? बेटा केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, ठीक है ना। इसको हम लोग बेटा मोल्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग केएन बोल देंगे उसके केस में, केएन, ठीक है ना। एन मतलब मोल्स, ठीक है ना। हम लोग इसको चाहे तो मोल फ्रैक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस करना होगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? के एक्स। एक्स इज मोल फ्रैक्शन, एन इज मोल्स। हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते थे, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे अभी प्रेशर रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? तो स्टार्टिंग में हम लोगों के पास में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा बेटा,
और प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, ऐसे ही है ना। एक सेकंड ना, होगा हम लोगों के पास में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ऐसे होगा, यस और नो। बट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। एक टाइम आएगा जिस टाइम पे ना तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ग्राफ ऐसा आएगा कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे आके कौन सी कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट जो होता है वो दिखता है कि उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रोडक्ट दिखता है कि उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका एक और ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर सकते थे बेटा, हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था इधर, प्रोडक्ट था हम लोगों के पास इधर, कंसंट्रेशन कम होता आया रिएक्टेंट का, डिक्रीज करता करता फिर कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का इंक्रीज करता करता कांस्टेंट हो गया ना। मैं दोनों ग्राफ ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा कि तुम लोग ये समझो कि जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट कम हो, या रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, कोई भी ज्यादा हो सकता है कोई भी कम हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है कि मान लो एक रिएक्शन है ए से बी में कन्वर्ट होता है, आप लोग इसका 100 मोल लेके चले, जब इसका 5 मोल बचा, इसका 95 इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास में ए था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, बी में, तो मान लेते हैं एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में। इसका लोग कितना मोल लेके जाए 100, इसका जैसे 10 मोल कन्वर्ट हुआ इसमें, 90 बच गया मान लेते हैं, तो तभी इक्विलिब्रियम आ गया। हो सकता है ना ऐसा, इक्विलिब्रियम कभी कभी भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, किसी रिएक्शन में जल्दी से आ सकता है, किसी में देरी से आ सकता है ना। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, कोई रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों का अमाउंट सेम हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो किसी भी कंडीशन पे, नॉट नेसेसरी कि कौन सी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आएगा, ऐसा कहना कोई जरूरी नहीं है, बस ये कि दोनों का रेट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का सेम रेट हो जाएगा। रिएक्शन एफपीएस कि वो स्टॉप हो चुका है, ना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करता है और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज करता है। लेकिन रिएक्शन जो होता है वो हमेशा डायनामिक रहता है। हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, डायनामिक, ठीक है ना। क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो चलता रहेगा हमेशा, रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है ना। वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं कि वो चलता रहेगा चलते रहेगा। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। ये ग्राफ सभी को समझ में आ रहा है कैसा कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यदि इसको किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब सुनो बेटा, एक हम लोग लिखे थे केपी, दूसरा हम लोग लिखे थे केसी, दो तरीके से इसको हम लोग लिखे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास में मान लो कोई भी रिएक्शन है, मेरे पास में N2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैस गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस, ऐसा कुछ बनता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अब लोग इसका क्या डिफाइन करोगे बेटा, केपी। केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने तुम लोगों से लिखा बेटा HCl एक्वस प्लस वाटर लिक्विड गिविंग यू H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ऐसा कुछ बना होता। तो हम लोग इसका क्या डिफाइन करते हैं, आप लोग इसका एक केसी डिफाइन करते हैं, क्योंकि सब सॉल्यूशन में चल रहे हैं। केसी किसके इक्वल होता, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCl इंटू वाटर का बेटा एक्टिविटी कितना होगा 1, प्योर लिक्विड लिख दिया उसके पीछे, तो उसका एक्टिविटी कितना होगा 1, उसको लिखना जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है ना। HCl माइनस अपॉन HCl, इसका एक्टिविटी हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसका एक्टिविटी हम लोग लिख सकते हैं 1 आसानी से। ठीक है, समझ गए आप लोग? सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, देखो ऐसा हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे भी। मान लो मेरे पास में क्या होता, CaCO3 सॉलिड, बना था CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इसके लिए क्या डिफाइन कर बेटा, Kp विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू CO का एक्टिविटी 1/1, ऐसा ही कुछ आता ना, क्योंकि प्योर सॉलिड हम लोग लिख रहे हैं और प्योर सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है, 1 रहता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक कुछ समझने में? सब कुछ क्लियर हो रहा है? यस। ठीक है ना? हाँ, अब सुनो बेटा, हम लोग Kp लिख दिए, हम लोग Kc लिख दिए, है ना? बेटा हम लोगों के पास में कोई भी गैस है, we can define concentration for a gas, ठीक है ना? कोई भी गैस अगर हम लोगों के पास में है तो उस गैस का हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। we can define concentration for a gas। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? अंकुश, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी गैस के लिए कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? गैस के लिए कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोगों ने सबने पढ़ा है, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, N/VRT। N/V क्या होता है, व्हाट इज दिस N/V? क्लैरिटी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही तो कंसंट्रेशन होता है, मोलारिटी, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि P इक्वल्स टू CRT, कंसंट्रेशन इनटू RT, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? P इक्वल्स टू CRT, यस सर। है ना? P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CRT। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक समझने? P इक्वल्स टू CRT हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग किसी भी गैस के लिए कंसंट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास में मान लो कोई रिएक्शन चल रहा था, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। मान लो ये सब कुछ गैसियस फेज में होता है, तो इसका Kp लिखते, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर D। ऐसा लिखते ना बेटा आप लोग? और आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A को आप लोग लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ C को, आप लोगों से पूछा पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू RT, ऐसा लिखोगे ना? क्या बोल रहे हो बेटा? अंकुश क्या बोल रहे हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ B को हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ C को हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT, इसी पार्शियल प्रेशर ऑफ D को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू RT। ठीक है, तो इनको रख सकते हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इनटू RT टू द पावर C, ऐसा लिख सकते थे C की जगह पे ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ऐसे सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ D की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D इनटू RT टू द पावर D, होल अपॉन A की जगह पे लिखेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इनटू RT टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इनटू RT टू द पावर B। बट ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ऊपर हो जाएगा RT टू द पावर C प्लस D, नीचे हो जाएगा बेटा RT टू द पावर A प्लस B। ऐसे ही होगा ना कुछ? नीचे हम लोग लिखेंगे ये सब की पावर A प्लस B और ऊपर हम लोगों ने लिखा C प्लस D। ठीक है ना? इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे ये वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, Kc। KC। ये क्या बन गया हम लोगों के पास में, Kc। I didn't get that. Could you try again?
ठीक है, बट इसको हम लोग लिख सकते हैं केसी विल बी इक्वल्स केसी इनटू, है ना, इनटू क्या आएगा बेटा बताओ जल्दी से, केसी इनटू आर डी टू द पावर C plus D minus A plus B. सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ जो केपी होगा वो किसके इक्वल होगा, केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है ना, तो डेल्टा एन जी क्या है बेटा, Change in moles. ना चेंज डिफरेंस इन द मोल गैसियस मोल्स। Moles. ये तो डेल्टा एन जी में इसलिए लिखा हूँ कि गैसियस मोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। किसका गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट का सी प्लस डी माइनस रिएक्टेंट का ए प्लस बी, है ना। डेल्टा एन जी सिंपल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हम लोग माइनस करके निकालेंगे। वो भी कौन से वाले मोल्स बेटा, ओनली गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का हम लोग सब निकालेंगे, वो डेल्टा एन जी बन जाएगा। ठीक है ना, अगर डेल्टा एन जी कैसा होता है बेटा, जीरो होता है। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, तो केपी किसके इक्वल हो जाएगा, केसी केपी टू केसी। ठीक है ना, अब एक बात और सुनो बेटा, अगर डेल्टा एन जी जीरो होता है तो केपी किसके इक्वल होता है, केसी। ये होता है किसके इक्वल, के एन, और ये होता है किसके इक्वल, के एक्स। के एन के एक्स समझते हैं ना आप लोग कि नहीं समझते, क्या होता है सर? के एन क्या होता है बताया था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल्स, के एन। अच्छा ठीक है सर। के एक्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। ठीक है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको प्रूफ करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो आएगा तो जो भी इसके बाद में आएगा उसकी पावर आएगा ना डेल्टा एन जी। तो हाँ या ना, केपी और के एन में क्या रिलेशन होगा वो तो बता सकते हैं ना आप लोग, तो मैं बताता हूँ, एक सेकंड वेट करो। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उसको पहले ठीक से सुनो, मैंने ये लिखा क्यों है ऐसा। बट इसको लिखने का सिर्फ एक वजह है, क्योंकि जब डेल्टा एन जी जीरो हो तुम लोगों के पास में, तो इन जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, मोल्स गिवन होते हैं, तो आप लोग मोल्स को ही लेके आगे काम कर सकते हो, आपको उधर से पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन निकालने का जरूरत नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके आगे डिस्कस करेंगे। देखो अच्छा, एक रिएक्शन मेरे पास में था, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। इसका के एन निकालोगे तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सी टू द पावर सी मोल्स ऑफ डी टू द पावर डी मोल्स ऑफ ए टू द पावर ए इनटू मोल्स ऑफ बी टू द पावर बी। ऐसे निकालोगे कि नहीं, दिखाना कुछ तो बोलो। यस सर। केपी निकालोगे, कैसे निकाला जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, है ना। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डी। तो बेटा पी किसके इक्वल होगा, एन इंटू आर डी अपॉन पी, यही आएगा ना, एन इंटू आर डी अपॉन वी, आया ना। यस नो कुछ तो बोलो। यस यस सर यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को कैसा लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सी की पावर सी इंटू आर टी अपॉन वी टू द पावर सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी को कैसा लिख सकते हो, मोल्स ऑफ डी टू द पावर डी इंटू आर टी अपॉन वी टू द पावर डी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आएगा मोल्स ऑफ ए टू द पावर ए इंटू आर टी अपॉन वी टू द पावर ए, मोल्स ऑफ बी टू द पावर बी इंटू आर टी अपॉन वी टू द पावर बी। ठीक है, अरे इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो ये मोल्स ऑफ सी मोल्स ऑफ डी मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी, तो ये तो हो जाएगा के एन इंटू आर टी अपॉन वी टू द पावर डेल्टा एन जी, हाँ या ना। सर। यस अगर डेल्टा एन जी जीरो हो तो P is equal to Kn. वही बोल रहा हूँ, केपी इक्वल्स टू के एन। आपको के एन को के एक्स लिखना था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे बेटा, आप लोग बोलते हैं कि जो पीसी होगा वो क्या होता है, मोल फ्लक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर इंटू, ये होता ना बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पीटी,
यस सर। आया ना? तो Kp का मोल फ्रैक्शन के साथ में क्या आएगा? Kp विल बी इक्वल्स टू Kx इनटू Pt टू द पावर डेल्टा Ng। हाँ या ना? डेल्टा जी हाँ सर। आएगा कि नहीं आएगा? सर अगर डेल्टा Ng कैसा होगा तो Kp किसके इक्वल होगा बेटा? Kx के इक्वल भी होगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा, इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चंस हम लोग में भी प्रैक्टिस करना ही है वैसे। अब तो देखो इसमें एक बात तो बता दूं मैं तुम्हें, एक छोटा सा टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जानते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ना? एक और टर्म होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये भी जानते हैं? सर अगर नहीं जानते तो इनको ठीक है पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से इनको यूज करके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये अगर तुमको आते तो इक्विलिब्रियम में फिर क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। ओके सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये ऋतिक क्यों नहीं है आज क्लास में? ऋतिक सर घर गया वो अपने। सेंटर पे को कितने लोग हैं आज क्लास में? ज्यादा लोग नहीं है क्या? सर हैं 4-5। इतने ही लोग आए बस क्लास में? यस सर। ओ सर आप कब आओगे? मतलब मैं मंडे से सेंटर पे क्लास कंटिन्यू करूंगा। ओके सर। कल से फिर मैं भी नहीं आ रहा। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने ग्रुप नहीं बनाया? बेटा ग्रुप बनाए तुम्हारा आज? यस सर।